अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगेज़ सलीम। नाज़रीन, जरदारी ने एक जज को रॉकेट से उड़ाने की धमकी दी है और आखिरकार वो जज आज अदालत में बोल पड़ा और उसने पूरे हक़ाइक़ जो सामने रखे, इंकशाफात किए। लेकिन इन इंकशाफात को मेन स्ट्रीम मीडिया पर, चले मेन स्ट्रीम मीडिया पर जगह मिले ना मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर जो सहाफ़ी बड़े मुतहरक होते हैं और उन्हें आज़ादी होती है कि वो खुल के अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ख़ामोश हैं, ऐसे जैसे सांप सो गया हो। आपको इंकशाफात के बारे में बताते हैं, फिर थोड़ी सी इसके ऊपर तजिया भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन 2 से 3 और अहम ख़बरें हैं, जिसमें मरीम नवाज़ की बीमारी एक वक्त में ऐसी थी कि कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब उस बीमारी को पूरा मीडिया भी पूछ रहा है और ख़ुद एक डंगर डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान आ गया है, जो इंसानों का इलाज तो नहीं करता लेकिन डंगरों का इलाज बहुत ज़बरदस्त करता है। क्योंकि इंसानों के इलाज के लिए आपको बीमारी की निशानदेही करनी होती है सही, लेकिन जो डंगर डॉक्टर होता है वो डंगरों का इलाज जो है जिस तरह करता है, इस तरह से डॉक्टर अदनान भी अपने डंगरों का इलाज करता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको उस जज के जो रिमार्क्स हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं, और इतने ही ख़तरनाक हैं जितने कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को और दीगर जो लोगों को बड़ा मसीहा बना के पेश करते हैं, उस हवाले से है। अब उस जज का नाम है जस्टिस आफ्ताब अहमद। जस्टिस आफ्ताब अहमद जो हैं ये सिंध हाई कोर्ट में होते हैं। उन्होंने कहा है कि जी एक मिनिस्टर कहता है जज को हम रॉकेट लॉन्चर से लगाएंगे और उड़ा देंगे। मैं लाड़काना से रोज़ गुज़रता हूँ, मुझे रॉकेट लॉन्चर लगाओ। हम सिंध हुकूमत के मातहत नहीं हैं। जस्टिस आफ्ताब अहमद हैं ये जनाब कह रहे हैं, वज़रा हमें धमका के दबाव में डालना चाहते हैं। कहते हैं कुत्ते मारना गुनाह है तो कुत्ता लोगों को काटे ये सवाब है। ये उन्होंने सवाल उठाया। फिर उन्होंने कहा कुछ फ़ैसले ज़मीनी हक़ाइक़ को देख कर भी किए जाते हैं, हमें तनख्वाह बंद करने की धमकियाँ ना दी जाएँ। अब किसी को कुत्ते ने काटा तो उसको नुकसान भरने की हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। लेकिन साथ में ही अदालत ने एक रिलीफ भी फराहम किया है फरियाल तालपुर को। उनकी रुकनीत जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी, इसलिए कि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि जनाब जहाँ भी कुत्ता काटेगा वहाँ के जो रुकन असम्बली है वो उसका ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि कुत्ते के काटने की मेडिसिन जो है वो लाड़काना तक नहीं है। लाड़काना आपको पता है एक बड़ा शहर है, और नवाब शाह भी देख लें, वहाँ पे जरदारी ख़ुद वहाँ पे रहता है, उसका घर है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आता। वहाँ पे कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं है। कुत्ते सिंध में मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को काट रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी मुहिम नहीं की जा रही। तो इसके ऊपर जज ने कहा था कि मैं वहाँ के रुकन असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दूँगा। उन्होंने फरियाल तालपुर 1-2 और MP हैं सिंध के, उनकी रुकने जब मुअत्तल की, अब जज क्या कर सकता था, यही कर सकता, लेकिन अब उसको जान से मारने की धमकियाँ देंगी। ये तो वो जज हैं जो अदालत में एक बड़े ओहदे पे जो सिटिंग हैं, क्योंकि अगर इन्हें कुछ होता है तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया और पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी हिल के रह जाएगी कि एक जज को उड़ा दिया गया है। तो आप देखें किस तरह से माफिया काम करता है, सिंध हुकूमत किस तरह से धमकियाँ लगाती है। अब आप कहें कि ये जो मिनिस्टर ने बयान दिया ये तो उसने ज़ाती दिया होगा, ये ज़ाती नहीं होता, इनके पीछे पूरा गैंग होता है। सिंध हुकूमत चाहे जो है वो CM चला रहे हैं मुराद अली शाह, लेकिन इनके ऊपर हाथ जरदारी का है। जरदारी को आप किस तरह से माइनस नहीं कर सकते। अगर वो पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करते हैं तो सिंध की सियासत में क्यों नहीं किरदार अदा करते होंगे। उनकी मर्ज़ी के बगैर क्या मुराद अली शाह कोई फ़ैसला ले सकता है? कभी भी नहीं ले सकता। उसकी जुर्रत ही नहीं है कि वो आसिफ जरदारी के बगैर ये बात करे। अब असल में फरियाल तालपुर की जो रुकनीत मुअत्तल हुई थी, इसके ऊपर आपको पता है कि डायरेक्ट जरदारी ने एक्शन लेना था, और किसने लेना था। और फिर इनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार भी बनते हैं और कोशिश करते हैं कि जी हम अपने नंबर खड़े कर लें और ज़्यादा जरदारी के करीब होने की कोशिश करें, ताकि वो ये समझें कि ये हमारे बड़े ही लॉयल हैं। और एक लॉयल, आपको गलत बात है अब क्या कहूँ, लेकिन ये जनाब बड़े ही एक अदालत में तहलका खेज़ इंकशाफात हुए हैं कि जज को किस तरह से धमकियाँ दी जाती हैं, किस तरह उड़ाने का कहा जाता है। ये तो एक जज की कहानी है। आप ये बताएं कि इस माफिया पे जब छोटा 17वें 18वें ग्रेड का, 16वें ग्रेड का या 21वें ग्रेड का ऑफिसर हाथ डालेगा तो उसको कितनी धमकियाँ मिलती होंगी। ये इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो लोगों को उठा लेती है, वो लोगों को दबाव डालती है। ये तो जज खुल्ला बोल रहा है कि मुझे ये लोग जो हैं उड़ाने की धमकियाँ दे रहे हैं रॉकेट से,
रॉकेट लॉन्चर लगा देंगे आपको। आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से जजों को ख़रीदा जाता है, किस तरह से मर्ज़ी के फ़ैसले कराएंगे, और फिर ये जज कैसे इन माफिया के ख़िलाफ़ फ़ैसले देंगे, नहीं दे सकते। यही हाल लाहौर हाई कोर्ट का है। शरीफों ने लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजों को इसी तरह से डराया हुआ है, इसी तरह से जो डर जाए ठीक है, जो पैसे लगाए उसे पैसे से ख़रीद लो, मतलब हर तरह का आप जनाब असर रसूख इस्तेमाल करें। कोई यारी दोस्ती में आपको फेवर दे देता है, कोई पैसे लेके, किसी को नवाज के और किसी को धमकियां दे के। अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, आज ये पाकिस्तान खुफिया एजेंसी पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो खामोश हैं, उनके मुंह को जनाब बिल्कुल ऐसे सी दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पे कोई वाक़या नहीं हुआ। अगर यही कोई जज तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जनाब ये रिमार्क्स देता तो आप यकीन करें इन सब के पट्टे खुल जाते। इन्होंने पूरा ज़मीन आसमान एक कर देना था। पाकिस्तान में इस वक्त एक ही बात डिस्कस होती कि जज को इमरान खान की हुकूमत ने उड़ाने की बात की है, लेकिन अब बिल्कुल खामोशी है, कोई बात नहीं करेगा इसके ऊपर। इसी वजह से हम कहते हैं ये मुनाफकत है, ये अब 2 नंबरी है। आप देखें LPG की कीमत 14 रुपये आज काम करने का ऐलान हुआ। डॉलर ऐसे गिर रहा है जैसे शरीफ ख़ानदान के नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जो हैं गिरते थे। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो 3 रुपये तक कम करने की मंजूरी दी गई है। 1.5 रुपये मेरे ख्याल पेट्रोल है। चलें थोड़ा सा भी हुआ ना, खबर तो है। अगर 1 पैसा भी बढ़ाया जाता तो इसको पहली हेडलाइन रखा जाता, लेकिन अब ये जो सामने चीज़ें आई हैं, डॉलर कितनी तेज़ी के साथ गिर रहा है, 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। इन लोगों को फ़र्क ये पड़ता है कि इमरान खान कोरोना का जो है वो टेस्ट नहीं करा रहा। इमरान खान नेगेटिव नहीं हुआ तो उसने अपनी सरगर्मियाँ जारी रख दी हैं। ये इनकी जो है औकात है और ये इनकी डिस्कशन है कि इमरान खान वायलेशन कर रहा है। अब आप देखें कि एक डॉक्टर जो डंगरों का डॉक्टर है, मैं उसे इंसानों का डॉक्टर तो कहता नहीं हूँ, वो बड़ा ही किस्म का फ्राडिया बंदा है और ये फ्राडिया पूरे पाकिस्तानी सिस्टम को चूना लगा चुका है। और इसमें हमारे सिस्टम की भी ख़राबी है, ज़रूर ख़राबी है। इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। अब ये वापस आया है, इससे पूछा जाए कि तू एक शख्स को बाहर लेके गया था, उसकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री बताओ। तुम यहाँ पे बता के गए हो कि वो जनाब जिस्म के दर्द से लेकर कब्ज़, दुनिया का हर मर्ज़ उस शख्स को लगा। उसे बताएं कि आपने ये कौन सा ऐसा कारनामा किया जिसकी वजह से वो ठीक हो गया है, उसने एक दवाई भी ली। ये उस डॉक्टर अदनान से पूछा जाए। अब डॉक्टर अदनान आता है, ये शक व शुबात क्यों पहुँचे हम तक? इसलिए नाज़रीन कि डॉक्टर अदनान पाकिस्तान आए, अपने घर चला जाए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आते ही मरीम नवाज़ का वो चेकअप करता है और आके कहता है कि जी इसको एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है वो बहुत मुश्किल है और आपको पाकिस्तान से बाहर होने के लिए बताया जा रहा है। मैंने वो बीमारी जनाब थायराइड की जो बीमारी जो सिम्टम्स हैं वो बताए गए हैं, वो मैंने सर्च की कि थायराइड जो है ये बीमारी क्या है, डॉक्टर अदनान कह रहा है। तो उसमें बताया गया कि आपको कब्ज़ होती है, आपको सर्दी लगती है, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, आपके जो है फीलिंग जो आपको सैड होती है और आपको डिप्रेशन होती है और आपकी स्किन में पेल आ जाता है, ड्राई स्किन हो जाती है, खुश्क स्किन हो जाती है। तो ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये तो मायूसी और डिप्रेशन मेरे ख़्याल से जो इस वक्त मरीम नवाज़ ने PDM के साथ किया है, जो इमरान खान इक़्तिदार से नहीं निकला, वो फीलिंग सैड और डिप्रेशन तो एक ही चीज़ मैंने ट्वीट भी किया आज अपने ट्विटर पर कि वो तो जनाब एक चीज़ से ही हल हो सकता है कि इनको इक़्तिदार दे दिया जाए। इनको आज बता दिया जाए कि इमरान खान अगले साल नहीं है या 6 महीने बाद नहीं है, ये खुशी से इनको रात भर नींद नहीं आएगी। ये मायूस इसलिए हैं कि तमाम तर साजिशें, तमाम तर मीडिया और तमाम तर जमातों के होने के बावजूद ये इमरान खान को नहीं हटा सके, ये इमरान खान साहब का बाल भी बीका नहीं कर सके। ये अब फीलिंग सैड और ये जो सैडनेस है ये बीमारी नहीं है, ये इनकी घबराहट है जो इमरान खान साहब को अपने इक़्तिदार से निकाल नहीं सके। अब PDM का बेड़ा गर्क हो गया। आज शाहिद खाकान अब्बासी और गफूर हैदरी बैठे हैं, मिले हैं, उन्होंने कहा कि जी हम तो अपोजिशन लीडर गिलानी को मानते ही नहीं हैं। ना माने जी, ना माने, हम तो वैसे ही नहीं मानते इन लोगों को, आप ना माने। आज इन्होंने फैसला किया है जी हम अपोजिशन लीडर जो है वो गिलानी को नहीं मानेंगे, तो किधर की अपोजिशन? ये अपोजिशन आपस में ही आप देखें कि इनका हाल क्या है कि एक दिन ये खुशियां मना रहे थे कि पाकिस्तान की फतह हो गई, जमहूरियत की फतह होगी, गिलानी सेनेटर बन गया। आज वही अपोजिशन लीडर बना तो इनको अपोजिशन लीडर वो मंजूर नहीं है। इनकी हालत चेक करो। अब मरीम नवाज़ जनाब बीमार हो गई हैं और उनका अब जाने का रास्ता जो हमवार किया जा रहा है मीडिया के थ्रू। अब मीडिया बताएगा हमें कि मरीम नवाज़ की सर्जरी कितनी ज़रूरी है, उनकी बीमारी कितनी शदीद है और इतनी शदीद है कि पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं हो सकता और पाकिस्तान में कोई डंगर डॉक्टर नहीं है
जो इनका छोटा सा इलाज कर सके, ये छोटा सा इलाज कर सके। अब मरीम नवाज़ खामोश हैं, सियासी करंतना में वो जा चुकी हैं, सियासी तौर पर वो खामोश हैं, ट्विटर उनका खामोश है, फजल रहमान घर में पड़े हुए हैं। तो ये सारा मामला जो है ये आपके सामने नाज़रीन, अब आपने फ़ैसला ख़ुद करना है कि क्या इमरान खान साहब आप इनको जाने देंगे। अगर अब भी इमरान खान साहब ने जाने दिया तो अवाम जो है वो शदीद नाराज़ होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान मरीम नवाज़ को बाहर जाने देगा। इसलिए इमरान खान कहता था कि नो NRO। लोग समझते थे कि शायद इमरान खान बेवकूफ़ाना बातें कर रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो जो NRO ना कहने का बार बार रट लगवा रहा था, वो हर शख्स को याद करवा रहा था कि मैं नहीं दूंगा NRO, इन्होंने मांगना है। वो यही इसी तरह से मांगना था, यही NRO है और क्या है। और आगे कहेंगे तो नहीं इमरान खान साहब मुझे NRO दे, यही चीज़ें होती हैं जो सामने नज़र आ रही होती हैं। बहरहाल आप सब दोस्तों का भी शुक्रिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है और अब मैं बिल्कुल सेहतयाब हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।